नमस्कार साथियों। तो साथियों, हमने आप सभी लोगों के लिए विज्ञान का जो अंशाल है, विज्ञान यानी कक्षा 10 की जो विज्ञान आती है, विज्ञान की जो अंशाल पेपर है। अंशाल पेपर मतलब क्या है? जो पिछले ईयर में यानी पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 95% प्लस लेकर आते हैं, 95 प्लस लेकर नंबर अगर आना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जितने सेट दिए हुए हैं यानी सन 2024 के, सन 2023 के, सन 2022 के, ऐसे क्या करिए 2-3 वर्षों के सातों सेटों को आप हल कर दीजिए। यानी सबके 7 सेट होते हैं, क्या दिया है 7 सेट सीरीज। तो आप क्या करिए, सातों सेटों को हल करके चले जाइएगा, आपके के पूरे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों को रिपीट कर देते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे 95 प्लस नंबर आए विज्ञान में, तो आपको क्या करना है, हम जैसे सीरियल से पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ते रहना है। और जितने ही बोर्ड पेपर में आए हुए पेपर हैं प्रीवियस ईयर में, उनके सभी क्वेश्चनों को हल करना है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, वही पिछले ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको दिखा दें। जैसे सन 2024 का जो पहला सेट था, यानी हम आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए चीज़ कि एक साल में 7 सेट बनते हैं। सन 2024 के 7 सेट होंगे, सन 2023 के 7 सेट होंगे, यानी एक साल में 7 सेट बनते हैं। उन्हीं सातों सेट में से इधर पेपर आता है। किसी को पहला सेट मिलेगा, किसी को दूसरा मिलता है, किसी को तीसरा, किसी को चौथा, किसी को पाँचवा। इसी तरह सबको सातों सेट में से कोई ना कोई एक पेपर देखने को मिलता है। तो आप क्या करिए, जितने ही 2-3 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सातों सेट को आपको हल कर लेना है। अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस 95 प्लस नंबर तो पक्का आ जाएंगे, ये तो गारंटी है। और इसकी टेंशन नहीं लेना है, हम सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। बस आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल पे बने रहना है और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। और आपके हम उम्मीद करते हैं 90 प्लस नंबर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। सन 2024 का जो सेट नंबर पहला है, जिसका कोड क्या है, आई जे है। इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको कैसे पता करना, उसका आंसर क्या होगा सही, वो सारी चीज़ें हम लोग पता करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है वो विकल्प का कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहले आपको ध्यान क्या देना है कि दर्पण को, यानी कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पे देखा है तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की अगर बात कर रहा है तो हम आपको बताते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है कैसा होता है। उत्तल दर्पण होता है ऐसे, ऐसे उत्तल दर्पण होता है, और ऐसे मुख्यच होता है। यहाँ पे क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, ध्रुव। और यहाँ पर मान लेते हैं होता है केंद्र, और ध्रुव और केंद्र के बीच में होता है फोकस। क्या होता है? फोकस बिंदु। तो हम आपको बताएं, जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं 7 केसों में, 7 या 6 केस होते हैं। कितने होते हैं? 6 केस। 6 केस यानी अवतल दर्पण में 6 तरह की प्रतिबिंब बनती हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में केवल 2 तरीके की प्रतिबिंब बनती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। यानी अवतल दर्पण में 6 प्रकार की यानी प्रतिबिंब बनती हैं, और उत्तल दर्पण में 2 ही प्रकार की बनती हैं। और जो 2 प्रकार की बनती हैं उत्तल दर्पण में, कहाँ होती हैं? दोनों प्रकार, 2 प्रकार की इसमें प्रतिबिंब बनती हैं, और दोनों कहाँ होती हैं? पी और ध्रुव के बीच में, इन पी और एफ के बीच में, यही के यहाँ के बीच में आपको इसके प्रतिबिंब देखने को मिलता है। पी का मतलब हो गया ध्रुव, और एफ का मतलब हो गया फोकस। तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको यही बता देना, सदैव कहाँ बनेगा। सदैव कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच में बनता है। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। ये तो वक्रता केंद्र की बात कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है? वक्रता केंद्र होता है ये, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो हमारे चित्र का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव फोकस में देखेंगे, ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। कह रहा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र अनंत, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा डी में कहीं भी बन सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। जो सी ऑप्शन दिया है ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यही हमने आपको बताया था, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तब वह कौन होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब होता है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम आपको बहुत ही डिटेल से बता देते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे कि देखो जो एक होती है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन होने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक माध्यम है क्या है? माध्यम है और एक मान लेते हैं विलंब है, ये माध्यम को बांट रही है। इधर मान लेते हैं वायु, या कह सकते हैं विरल माध्यम, इधर कह सकते हैं विरल माध्यम है, इधर कैसा है? सघन माध्यम। तो अगर कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है, यानी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है, इसको जाना चाहिए इधर, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा रही है, तो ये अगर सीधे आती तो ठीक है। लेकिन यदि ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से, इसका सही मार्ग तो ये है, इस मार्ग से थोड़ा भी हट गई, अगर इधर आ गई या उधर चली गई, तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। यानी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने को कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन? मान लेते हैं एक है वायु यानी विरल माध्यम, दूसरा क्या है? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है तो क्या होती है? तो जब प्रकाश किरण जाती है तो ये जाना चाहिए इधर, लेकिन जब वायु यानी विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण ये झुक जाती है अभिलंब की तरफ। किधर झुक गई? अभिलंब की तरफ। ये क्या है? ये हमारा अभिलंब। तो जाना किधर चाहिए? इसको जाना चाहिए इस पे, लेकिन जब वायु से विरल, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और अगर ये माध्यम को बांटने वाली है और इसमें एक अभिलंब है, और मतलब ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको जाना चाहिए इस पे, इसका सीधा रास्ता यही है। और लेकिन यदि अगर यहाँ पर सघन है, अगर यहाँ पर मिल गया सघन माध्यम और यहाँ पर है अगर विरल माध्यम, तो ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगी, ये रास्ता अपना काट लेगी। रास्ता किधर काट लेगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो क्या देखा आपने? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपको इतना पता होना चाहिए। यही जो दोनों घटनाएं होती है, यही दोनों घटनाएं अपवर्तन कहलाती है। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कब जो है कि अभिलंब से दूर हटती है? तो देखिए किस में हटी? जब सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हटी। तो ये हमको देखना है ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। देखो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? तो चलिए देखिए, अब इसका भी क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या है? उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है, मान लेते हैं ऐसा उत्तल लेंस होता है। इसमें बीच में मुख्य अक्ष होता है, इसमें इधर होता है F1, इधर होता है F2, ठीक। और हम आपको ये भी बता दें, जो लेंस की बात करें, जो द्वितीय लेंस होता है, जो ये क्या है? द्वितीय लेंस, तो द्वितीय फोकस होता है। तो द्वितीय फोकस इसका मतलब F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और क्वेश्चन में हमेशा मुख्य फोकस का ही मान देता है, यानी अगर F का मान दिया है तो आपको समझ जाना है कि F2 का मान है, F1 का मान नहीं देता। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक लेंस की फोकस दूरी 15 है, यानी F का मान दिया है कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो F कौन? ये वाला F की मान दी। यहाँ कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, और आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं तरफ। कह रहा है कहाँ रखा जाता है?
कितनी दूरी पे, तो क्या 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है ऐसे। तो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, यही दर बनती है। आपको सोल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। तो देखो हमको क्या चीज़ मिला, हमको एफ का मान दिया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है यू का मान दिया है, यू का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो मान दिया है, तो इसे चिन्ह परिपाटी देखते हैं। तो हम आपको बता दें लेंस की जो दाईं तरफ होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो ये एफ हो गया धनात्मक, और जो लेंस के बाईं तरफ होता है वो कैसा होता है ऋणात्मक। तो ये देखो ये क्या इसके बाईं तरफ है, ये हो गया माइनस। और हमको क्या पूछ रहा है, हमसे प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब वी का मान हमको बताना है। अब कैसे बताएंगे, तो सूत्र क्या होता है 1/एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है, किसका, लेंस का। रख देते हैं मान, यह मान कितना दिया 15, तो 1/15 बराबर v का मान को निकालना है, v का मान निकालेंगे माइनस 1/u, u का मान कितना दिया है -30, 1/15 बराबर 1/v माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या है 1/, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब हर बराबर करेंगे, हर बराबर कैसे होगी, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा 2/15 दूना 30 माइनस 1/30। अब देखा जाए हर बराबर हो चुका है, क्या कर घटा देंगे। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना -30 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, v को 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा v, और 30 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 30। यानी हमको v का मान कितना मिल गया, हमको v का मान मिल गया 30 सेंटीमीटर। यानी हमको जो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब देखिए कैसा आया हुआ है, v का मान कैसा है, प्लस में है कि माइनस में है, तो इसका चिन्ह आया हुआ है प्लस। प्लस का मतलब क्या, हमने बताया है कि जो चीज़ें लेंस हो या दर्पण, दर्पण की जो दाहिनी तरफ होती हैं वो होती हैं धनात्मक, जो बाईं तरफ होती हैं ऋणात्मक यानी माइनस में। तो ये कैसा है प्लस में, इसका मतलब ये कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ढूंढते मिलता है। तो एक ऑप्शन दिया है 15, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये दोनों बिल्कुल गलत हो गया। अब हमको देखना है कि ए वाला होगा कि पी वाला होगा। तो ये भी क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे वस्तु की ओर, वस्तु के यहाँ क्या लिखा है वस्तु की ओर, कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर तो बन नहीं रहा है, वस्तु किधर थी, वस्तु तो हमारी इधर थी, इन प्रतिबिंब किधर बनना है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दूसरा देखा है, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, यानी वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब किधर बनना है, इधर यानी दूसरी ओर। और कैसा वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा, यानी दाहिनी तरफ बनेगा नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से, यहाँ पास क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश किरण, यानी दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसा होता है, मतलब ऐसा प्रिज्म है, कह रहे कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, तो यहाँ वाली प्रकाश किरण आने वाली क्या होती है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो गई, 4, तो कह रहा है हमारे तो ऐसा कट गई, कितनी हो गई। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, विबजोर, VI, यानी इसका छोड़ दो इसे, बी मतलब क्या हो गया बैगनी, विबजोर, आर का लास्ट वाला क्या होता है आर, आर का मतलब लाल, यानी सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे वाला कलर कैसा होता है बैगनी होता है। ये चीज़ तो आपको मालूम है, जो इसके याद करने का तरीका क्या है विबजोर, तो ऊपर वाला लाल नीचे वाला बैगनी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार, यानी प्रिज्म का आधार कौन है, प्रिज्म का आधार यही तो है, यानी प्रिज्म के आधार ये हो गया से दूरस्थ प्रकाश का रंग, यानी प्रिज्म के आधार से सबसे दूर वाला रंग कौन सा है, तो सबसे दूर कौन पा रहा है यार,
प्रिज्म यहाँ, प्रिज्म का आधार यहाँ है। सबसे दूर वाला कलर कौन है? सबसे दूर यही रेखा तो है, यही प्रकाश किरण की रेखा है, सबसे दूर है। ये कौन सा है? लाल। लाल आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है? लाल वाले पे टिक कर देना है। यानी प्रिज्म के आधार से सबसे दूर कौन सा कलर होता है? तो लाल होता है। देखा, तो लाल पे हमने टिक कर दिया, यानी जिसका सही ऑप्शन हो गया ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हमको ये बताना है। तो अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कह रहा है एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर हम सभी लोग जानते हैं कि एम्पियर जो होता है तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा मतलब आई। फिर क्या कह रहा है? सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? सेकेंड होता है टाइम का। किसका? टाइम का, यानी आई टी। आप अब याद करिए कौन सा सूत्र होता है जिसमें आई टी होता है। तो हम आपको बता दें, सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। क्यू का मतलब, क्यू का जो आवेश होता है, यानी क्यू का जो मात्रक होता है आवेश, यानी हम लोग ये ना कि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड मतलब एम्पियर धारा का मात्रक है, सेकेंड टाइम का मात्रक है। और धारा गुणे टाइम किसका सूत्र होता है? क्यू बराबर आई टी। यानी क्यू का सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। तो ये क्यू का मतलब क्या हो गया? क्यू का मात्रक आवेश, यानी ये किसका मात्रक दिया है? आवेश का दिया। किसका? आवेश। तो देखते हैं आवेश हमारे ऑप्शन में है कहीं। देखिए सी नंबर में वो सही ऑप्शन मिल गया, क्या? आवेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाही धाराएं क्रमशः I तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो हम आपको बता दें, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका जो सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H1 बटा H2 बराबर R2 बटा R1। ये इसका सूत्र होता है। तो आपको देखना है ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है। देखिए H1 बटा H2 R2 बटा H1, यही हमको मिल रहा है। यानी सही ऑप्शन क्या है? सी हो गया। अगला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए इसके ध्यान रखना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके दो मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? एक तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूसरा एक और मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो अगर आपको ऑप्शन में, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको ऑप्शन में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मिल जाए तो उस पर टिक कर देना है। अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर टेस्ला मिल जाए तो आपको टेस्ला पे टिक कर देना है। यानी दोनों क्या हैं? ये दोनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। ये भी उसी का मात्रक है, ये भी उसी का मात्रक है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, कभी कभी क्या देगा, ये ऑप्शन दे देगा और कभी कभी ये वाला ऑप्शन देता है। तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन मिल जाए आपको उसी पे टिक कर देना। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन को मिल रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे, तो देखा जाए क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, यानी एक ऑप्शन हमारा नहीं होगा। न्यूटन एम्पियर मीटर, केवल एम्पियर मीटर दे दिया है। हमने क्या बताया है? हमको क्या बताया है? हमने बताया है न्यूटन प्रति एम्पियर होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं फिर क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे न्यूटन स्क्वायर, हमारे न्यूटन स्क्वायर नहीं है, ये भी इसका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये ऑप्शन सही मिल रहा है। अगर आपको टेस्ला देता तो टेस्ला पे भी सही टिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? ये बहुत ही चीज़ है, बता दें। जब एक कार्बन उसको कहते हैं मेथ, जब दो कार्बन होते हैं उसको, ये कार्बन संख्या जब दो होती है यानी एक, जब दो हो गई इसको कहते हैं एथ, जब तीन होता है तो कहते हैं प्रो, जब चार होता है इसको कहते हैं ब्यूट। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? मेथेन मतलब क्या? इसमें कार्बन कितने होंगे? एक कार्बन होगा। कितना कार्बन? एक कार्बन। तो आपको ढूंढो ऐसा कौन सा एक यौगिक है जिसमें एक कार्बन है। दो कितने कार्बन? इसमें एक दो, इसमें दो कार्बन हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कितने आप, इसमें देखो एक कार्बन दो कार्बन, इसमें दो कार्बन दिए, ये भी ऑप्शन गलत। इसमें एक कार्बन दो कार्बन दिए हुए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें कितना कार्बन दिया हुआ है? एक कार्बन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। और आपको ये बता देते हैं ये मेथेन किस ग्रुप का है? मेथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है। किसका? एल्केन ग्रुप का।
एल्केन ग्रुप में क्या होते हैं, सभी बंध एकल बंध होते हैं, एकल बंध होते हैं इसमें, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें बंध कैसा होता है, एकल बंध। इसमें क्या है, त्रिबंध दिया है, द्विबंध दिया है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस ग्रुप से देख सकते हैं 2 कार्बन दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन है। तो सजातीय श्रेणी हमने बताया है कि सजातीय श्रेणी मतलब क्या है कि इसमें 14 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, 14 का अंतर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर दिया हुआ है, देखो ए नंबर में, ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, कार्बन कितने हैं, 2। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। अब 12 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 24, यानी 12 × 2 करेंगे 24। और कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन, 4। तो 4 का नाम 4, यानी 12 24, 24 6 24 4 28। पहले वाले में 28 हो रहे हैं, और दूसरे में कितने हैं, कार्बन कितना है 1, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 4, यानी 12 4 16, 16 हो गया। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है, कार्बन का हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन है, तो कितना है 12 4 16, 16 हो गया। देखो किसमें 2 कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 12 दूनी 24 और 24 और इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 का नाम 6, यानी 24 से 6 30 हो जाएंगे। और सी नंबर में देखो कार्बन को होता है 12, 12 दूनी 24, 24 6 30, 30 हो गया। और इसमें देखो कार्बन का 12 और 3, कार्बन को होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 3 का नाम 3 और 12, 12 3 15, 15 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8, यानी 16, 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 से 32 दिया हुआ है 32। और डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में क्या है, कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24, 24 और 4 28, 12 दूना 24 और 24 2 26। और हमने क्या बताया है, जिसमें सजातीय श्रेणी में 14 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। अब देखिए 28 में कितना, नहीं है 28 में से कितना घटा देना 16 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 28 में से अगर हम लोग यानी 16 10 26 यानी 12, इसमें 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का। इसमें कितने का अंतर है, 16 और 14 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। हमने क्या बताया, सजातीय में 14 का अंतर होता है। 14 का अंतर किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, इसका मतलब बी का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही ऑप्शन होगा। अगला जो क्या थे, कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे ताकि आप जड़ में मजबूत हो जाए। तो आपको बता दें, जो लेड का मतलब क्या होता है, लेड का जो रासायनिक प्रतीक होता है Pb। कैसा होता है, Pb होता है। और नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। क्या होता है, NO3। जो Pb होता है तो Pb पे +2 चार्ज होता है। कितना होता है, +2 चार्ज होता है। और नाइट्रेट पे माइनस का 1 चार्ज होता है। तो हम क्या करें, रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका क्या है, जितना यहाँ पे चार्ज है उस चार्ज को नीचे लिख दो, यानी +2 है तो 2 लिख देंगे। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। कितना है, 2 लिख दिए। यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस नहीं लिखेंगे, सीधे 1 लिख देंगे। जब Pb को हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो Pb को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Pb। क्या हो जाएगा, Pb। अब NO3 को अगर 2 से करेंगे तो NO3। अगर हम ऐसे कर दें तो हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगी गड़बड़, तो केवल 3 में गुणा करेगा। अगर हम क्या करें, इस पर ब्रेक लगा देते। अब क्या है, जो 2 है तो ऑक्सीजन में भी गुणा कर रहा है और नाइट्रोजन भी गुणा कर रहा है, तो सही तरीका क्या है, ऐसे। तो देखो जब लेड और नाइट्रेट आपस में जब देखो मिलते हैं तो क्या बनाए हैं, तो क्या बने PbNO3 2। अब इसमें देखिए मिल रहा है ऑप्शन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जब मिलते हैं तो इससे रासायनिक सूत्र बनाते हैं। अब देखो इस मिल रहा है कहीं PbO के, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। PbNO2 दिया है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। PbNO2 दिया है, ये भी गलत हो गया। हम क्या दिया, PbNO3 दिया है, किसमें, PbNO3 और 2। इस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया,
आज के इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। कितने क्वेश्चन को? 10 क्वेश्चनों को। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन बच जा रहे हैं वो विकल्पीय में देखा जाए 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में केवल 10 क्वेश्चन को, बाकी के जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इतनी तैयारी अच्छे से करिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।